नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरीश जोशी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। और धन्यवाद। सिटीजन्स वॉइस शो में आपको बहुत लोग लाइक भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि आपका एक शो हमें हर रोज मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं वो शायद उनको कहीं से नहीं मिलती। तो आज का जो विषय है वो सपनों के सौदागर पर है कि मोदी जी क्या सपने लेकर भारत में आए हैं। और डज द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, डज द वर्ल्ड बिलीव्स इन इंडिया, इज द वर्ल्ड रेडी टू बिल्ड द सेमीकंडक्टर फ्यूचर ऑफ इंडिया। सेमीकॉन 2025 में कल प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे ये कहा कि डे इज नॉट फार व्हेन द स्मॉलेस्ट चिप मेड इन इंडिया विल ड्राइव द बिगेस्ट चेंज इन द वर्ल्ड। यानी कि जो हम छोटी से छोटी चिप बनाएंगे वो अगले 21वीं शताब्दी में भारत को लीड करेगी। और ये उन्होंने इंडिया के सेमीकॉन 2025 के इंडियाज ग्रोइंग रोल इन दी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो मेरा सवाल सीधे सीधे आपसे ये है कि सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि इंडिया विल बिकम अ फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? और क्या भारत अब तैयार है 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 4 स्टेटों में, जो एक इनॉग्रल उनका जाने से पहले एक सरकार का आया था प्रेस रिलीज, और उसके बाद वो एससीओ से वापस आके बड़ा चार्ज लग रहे हैं, क्या तैयारी हो चुकी है? गिरीश जोशी जी। धन्यवाद आत्मा जी। देखिए, अब कितना हमको सीरियसली लेना पड़ेगा पीएम के कमिटमेंट्स को, वो तो अब शायद 11 साल में लोगों को पता ही चल गया है। आपने स्टार्टअप इंडिया देख लिया, स्वच्छ भारत देख लिया, आपने हर घर जल, नल से जल सब देख लिया। अब इसमें आप देखिए, ये वो नेशनल लेवल पे ठीक था, इंटरनेशनल लेवल पे आप नौकरी कर रहे हो। पहले तो बेसिक आप समझ लीजिए कि किसी भी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का यूनिट को खड़ा होने में कम से कम 10 साल लगते हैं। तो आपने ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था दिसंबर 2021 में। वैसे भी टेक्निकली वो 31 में ही फ्लाई टेक ऑफ करेगा। आपने बोला था 86,000 करोड़ रुपीस, आपने ये बोला था कि हम लोग इसको सैंक्शन कर रहे हैं, उसमें हम लोग लाखों बच्चों को ट्रेन करेंगे। अब आपके पास क्वालिफाइड स्किल तो रहा नहीं है। अब लार्जेस्ट जो आप बता रहे हो नैनोमीटर्स, दैट इज 28 की आप शुरुआत में आपने सबसे पहले बोला जो यूनिट टेक ऑफ कर रहा था दैट वाज विद टाटास, और उसको आप ले आए धोलेरा में। अब धोलेरा का लॉजिस्टिक एडवांटेज देखिए, तो किसी भी सेमीकंडक्टर फैब कंपनी को बिल्कुल उसके अंदर उसको जो पानी चाहिए दैट इज अल्ट्रा प्योर और अनडिस्टर्बटेड पावर चाहिए। धोलेरा इज नॉट अ वाटर बॉडी, वहां पे आपको पानी मिलना मुश्किल है। अगर आप वहां पे 5-6 नदियां थी वो अब ड्राई हो चुकी हैं, सेलिनेशन बहुत हो चुका है। तो आपने सीरियस कितने हो इस पे से आपको समझ में आता है। टेक्निकली आप देखिएगा तो इसके अंदर 33 कंट्रीज में पार्टिसिपेटिंग, कल के जो आपने बताया सेमिनार में, और उसमें देयर वर 50 स्पीकर्स, 350 एग्जिबिटर्स भी थे। और आपने, हमारे बच्चों ने एक एक्सपेरिमेंटल चिप बनाया है, उसको आपने वहां पे प्रोजेक्ट किया है, उसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, वो किस में काम आएगा। तो स्टार्टअप इंडिया को थोड़ा तड़का लगाने के लिए आपने वो स्टार्टअप इंडिया का मंत्री जी ने चिप बना के उसका डिस्प्ले दिखाया। दिस वाज द मोकरी। अभी आप इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहले हु स्टार्टेड वर्किंग वाज टाटा पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन धोलेरा में। वो सिलिकॉन फैब्स 300 नैनोमीटर्स और वेफर्स 28 नैनोमीटर्स, और उसका कंपैरिजन आप देखो तो चाइना पहुंच चुका है 2 और 3 नैनोमीटर्स में, अमेरिका पहुंच चुका है 5 नैनोमीटर्स में। तो हम लोग रेस में कहां पर हैं, और हम ऐसी क्यों प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं कि जैसे हम कल ही सेमीकंडक्टर वेफर्स बनाना शुरू कर देंगे और पूरी दुनिया हमसे लाने की शुरू कर देगी, ये नहीं है। उसके बाद आप देखिए टाटा सेमीकंडक्टर्स का जो भी वो मोरीगांव आसाम में इन्होंने एक असेंबली और टेस्ट TS80 जो बनाया है 2700 करोड़, उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसका कंप्लीशन एस्टिमेटेड कर रहा है 27-28 में। तो 2 यूनिट आपके अभी वर्केबल नहीं है। CG पावर, स्टार माइक्रो, वो साणंद, वो भी गुजरात साणंद में एस्टेब्लिश किया गया एनालॉग चिप्स ऑटोमोबाइल्स के लिए 7600 करोड़ का जापान की हेल्प के साथ, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। माइक्रोन टेक, वो भी साणंद गुजरात में, असेंबली एंड टेस्टिंग 280 करोड़ 50% प्रोजेक्ट उसको फाइनेंस करने का था। वो था ये आपका ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो आपने पेश करी थी, जिसमें 50% ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी बॉर्न बाय द गवर्नमेंट।
आपकी 3 स्कीमें थी, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव था, प्रोडक्शन लिंक रिएम्बर्समेंट स्कीम था और एक था डेवलपमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें 6 या 5% आपको रिएम्बर्समेंट मिलता। आप पूरे वर्ल्ड में देखिए सेमीकंडक्टर की जितनी भी कंपनियां, दे आर वेरी हाईली सब्सिडाइज, और इसीलिए जापान, ताइवान, अमेरिका सब वो मार्केट में घुस पा रहे हैं, इवन चाइना, क्योंकि दे आर हाईली सब्सिडाइज, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्रीज हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट खड़ा किया और प्रोडक्शन शुरू कर देगा। HCL और फॉक्सकॉन का आप देख लीजिए, अब HCL फॉक्सकॉन का अभी टाई अप हुआ है। अब ट्रेजेडी यहाँ पे आपको ये पब्लिक को समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले फरवरी 22 में वेदांत कंपनी, फॉक्स वेदांता, जो बेसिकली मिनरल्स माइनिंग्स में ज्यादातर उनका कंसंट्रेशन है, वो ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं। इन्वेस्टमेंट वाज आई थिंक अराउंड 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ में भी 60% वेदांता और 40% फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन इज ए बेसिकल कंपनी जो सेमीकंडक्टर्स का असेंबली का वो पूरा जो सिस्टम होता है उसको वो मार्केटिंग कर रहे थे, दे वर नॉट द मैन्युफैक्चरर्स। अब जब चिल्लाचिल्ली होती है तो आपने उसके ऊपर एक कमिटी बिठा दी, गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमिटी। 40 नैनोमीटर और 20 नैनोमीटर डाउटफुल है जो आप प्रोजेक्ट करते हो वेदांता फॉक्सकॉन, वो रिपोर्ट आता है और जुलाई 23 में फॉक्सकॉन ने इनके साथ जॉइंट वेंचर कैंसिल कर दिया। अब उसके अंदर आप रियल रीजन अगर आप पता करो कंपनियों से, तो वो बोल रहे थे कि फॉक्सकॉन ऐसी कंपनी है जिसका फास्ट प्रोडक्शन और फास्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए वो जाना जाता है। वो जहां भी जाता है फॉक्सकॉन, वो इमीडिएट अपना काम शुरू करता है। तो 1 ईयर डिले इन द प्रोसीजर, गवर्नमेंट की अप्रूवल्स में जो 1 साल डिले लगा, उसी में फॉक्सकॉन ने आधा अपना मन मार लिया था कि मेरे को नहीं करना है काम। तो आपकी पॉलिसी ठीक है नहीं। अभी जो कल वो डेलिबरेटली बोल रहे थे कि हम 1 विंडो क्लियरेंस का पोजीशन कर रहे हैं, जो मोदी जी बोल रहे थे। 1 विंडो क्लियरेंस तो आपके पास ऑलरेडी था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट आप कैसे करोगे? आज किसी भी इन्वेस्टर से पूछिए, हमने तो 2-2 लाख करोड़ के डिस्ट्रिक्ट देखे हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट्स आए थे, वहां पे करप्शन तो आपका बिल्कुल सरपंच की लेवल से शुरू होता है। आप जमीन देखने जाओगे, वो एडवर्टाइजमेंट होगा, वो जमीन की कॉस्ट वहीं ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जिसने बेचनी सारा एक कंसोर्टियम हो जाता है वहां पे। तो वहां से शुरू होता है, फिर आप उसको अप्रूवल में डालो। 163 अप्रूवल्स यू गो फॉर पुटिंग अप अ यूनिट, इट इज रेडिकुलस। आपके पास ऑलरेडी जैसे पहले इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते थे, वैसे वो उसको आपने ऑलरेडी पॉकेट डीमार्क करना था। आपने फ्री ट्रेड जोन्स बनाए थे, वहां पे एक डीमार्केटेड एरिया था, वहां पे आपको जाना है, आपको फैक्ट्री चालू करनी है और लाइसेंसिंग आपका डेवलपमेंट कमिश्नर सब दे देगा। तो ये प्रोसीजर आपने इन इन्वेस्टरों को आपने क्यों नहीं करा? और आपको पता है कि ये नहीं चलने वाला है, 10 साल के पहले कोई प्रोडक्शन इतना ज्यादा शुरू होने वाला नहीं है, लेकिन यही सब कथा करना है। अभी इसमें आप देखिए, एस्टोनिशिंग पार्ट वाज कि इसमें जो आप 50 स्पीकर जो बताए हैं, उसमें सेमीकॉन 50 स्पीकर्स में ASML के CEO मिस्टर क्रिस्टोफर थे। ASML वो कंपनी है जो फोटोलिथोग्राफी का मशीन बनाती है। वो वेफर्स के ऊपर आपको इंस्क्रिप्ट करना है जो प्रोग्राम, वो इस मशीन से होता है। उसका CEO यहाँ पर है, उसका बोलने का कोई हाईलाइट कहीं पर भी न्यूज में नहीं कि क्रिस्टोफर का व्यू क्या था। उसके बाद टाटा के भी CEO थे, रणधीर ठाकुर, वो जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन देखते हैं, उनको भी उनका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। क्वांटम स्पेस का CEO शिवा शिवराम भी वहां पे था, जो बिल्कुल अरेंज कर रहा था कि कहां पे किस जगह पे कैसा हमको काम करना है। ही वाज नॉट देयर, या हमको नहीं पता उसने क्या बोला है। और ये रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं, वो सैन फ्रांसिस्को में भी होगी, जापान में भी होगी। तो ये जो अपना अपने मुंह मियां मिट्ठू करके जो प्रोजेक्शन करने का अभी भी मीडिया की जो बीमारी है कि आपने रियल मैटर को तो हाईलाइट ही नहीं किया कि दूसरे CEOs वहां पे जो 50 उन्होंने क्या बोला, उनको क्या, आपने क्या आगे आपका रोड मैप है। तो ये जो सपने बेचने वाला काम है, दिस इज नॉट गोइंग लॉन्ग, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन वहां पे जो 30 कंट्रीज से जो 50 स्पीकर आए थे, वो समझ रहे थे कि आप क्या बोल रहे हो। और ये मोकरी होगी जब ये लोग वहां जाएंगे, तो वो क्या बताएंगे कि हम लोग लीडिंग करने वाले हैं, 10 साल में तो फैक्ट्री आपकी खड़ी नहीं होगी, आप कब लीडिंग करोगे। तो आई थिंक देयर शुड बी नाउ अ करेक्शन। जो ये एक्सपर्ट स्पीकर्स है, दे शुड कम आउट टू यूट्यूब एंड टेल कि भाई प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है। जी, इसमें आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इंडिया कह रहा है कि वो $1 ट्रिलियन के जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर फ्यूचर है, उसके लिए अभी तक रेडी नहीं है। SOPs बने नहीं हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं नहीं। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस देनी थी, उस समय आपके पास लोग आए पर फिर वापस लौट गए, क्योंकि आपके यहाँ टैक्स टेररिज्म है,
आप रेट्रोस्पेक्टिवली कंपनीज को टैक्स कर देते हैं। आपने कई इनकम एग्जांपल्स पहले दी हैं, ग्रो कंपनी आई थी, वोडाफोन आई और बहुत सारी कंपनियां आई जिनको आपने काम नहीं करने दिया। आपने कहा कि आप रिपैट्रिएट नहीं कर सकते। फिर लॉ आया कि आप रिपैट्रिएशन में जो आपकी प्रॉफिट्स हैं उसमें अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस इंडिया में है और हेड ऑफिस मान लीजिए लंदन या यूएस में है तो फिर रिपैट्रिएशन के कुछ आपने पॉइंट्स ईज आउट किए। जिन कंपनीज को आपने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया उन पे आपने फिर उनके शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि भाई हम इतना पैसा नहीं दे सकते, तो कहा ठीक है, हम हमें इक्विटी दे दीजिए। वोडाफोन परफेक्ट एग्जांपल है किस तरीके से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को आपने डेट में डाल दिया। और आज की डेट में गवर्नमेंट की जो इक्विटी है, जो उसकी टैक्स का कलेक्शन है, वो भी इक्विटी भी जो है अननेसेसरली डाइल्यूट हो रही है। तो वो टैक्स जब आना ही नहीं है तो फिर उसमें आपने इक्विटी लेने की क्या फायदा हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है, एक तरफ तो अमेरिका इंटेल में, निविडिया में और बड़े-बड़े सेमीकंडक्टर कंपनी एसएमसीज में एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका आधार 1960 के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन से दे दिया था कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और क्रिटिकल एलिमेंट्स, मिनरल्स, माइनिंग, ये सब नेशनलाइज होने चाहिए। हमारी ऑयल कंपनीज भी स्टेट ऑयल कंपनीज हैं। रशिया से तेल आया, 80,000 करोड़ रुपया कंपनियों ने कमाया, पर उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया वो सरकार बता नहीं रही है। मेरा आपसे पूछना यह है, अमेरिका तो चला पब्लिक सेक्टर की ओर और हम प्राइवेट क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को खत्म कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं। 8 लाख 10 लाख करोड़ रुपए का हमने ऑक्शन लगा दिया है। इस सारे परिवेश में क्या पब्लिक सेक्टर वापस आने चाहिए? क्या हमारे सपने तभी सच होंगे जो हमारे 1960 के दशक से चलता आ रहा था वही आगे चलना चाहिए? आपकी क्या राय है इसमें? आत्मा जी, बड़ा एग्जाम्पल तो यही है। हमने शायद लास्ट टाइम बात करी थी कि हम जब शिपिंग कॉर्पोरेशन की चेयरमैन मैडम को मिले थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, वो अपने आप को सोल्जर के बराबर ही समझता है। और उसका उन्होंने एग्जाम्पल अच्छा दिया था कि जब इराक ईरान वॉर हुई, कुवैत की और इराक की, तो एयर इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्लाइट और पायलटों ने सामने से अपनी कंसर्न दी थी कि हम लोग जाके उनको इवैक्यूएट करके आएंगे। वाई? बिकॉज ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। उसके बाद इतनी वॉर हुई, आपके यूक्रेन में वगैरह कौन गया? क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस आर नॉट गोइंग टू गो देयर, या प्राइवेट मैन इज नॉट गोइंग टू गो देयर। तो आपने ये देखना पड़ेगा कि भाई पब्लिक सेक्टर आज अगर हिंदुस्तान के पूरे 6.5 लाख गांव के अंदर अगर पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन्स के डिपार्टमेंट है, दैट वाज बिकॉज इट वाज द पब्लिक सेक्टर। आज वोडाफोन, इंटेल, ये सब गांव के रिमोट बिहार में, यूपी के एरिया में कहां पर ऑपरेट कर रहे हैं मेरे को बताइए। वहां पे टावर्स के भी प्रॉब्लम है। जियो अंदर कर पाया क्योंकि उसने बीएसएनएल के टावर्स यूज करे थे, तो उसका अप्रोच था। आज भी आप देख सकते हो कि भाई जितना भी आपका स्विगी है, वो अर्बन क्लैप है, कारों की जो रेंटेड कार्स की, वो कहीं पर भी छोटे से गांव में नहीं मिल रही हैं आपको। दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सिटी। और ये आपका अर्बनाइजेशन का जो प्रोग्राम था, दैट वाज द बिगेस्ट फेलियर, क्योंकि आपको गांव खेड़ों में इलेक्शन का डिसएडवांटेज था कि बहुत घूमना पड़ता था। आपने धीरे धीरे मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी बंद करी ताकि गांव के लोग आके शहर में बसने लगे, और यहाँ पे आपको कॉन्सुलेट एरिया में आपको काम होने लगा। चाइना एंड जर्मनी डिड द रिवर्स। चाइना ने पहले ये बोला कि मैं फ्री ट्रेन सर्विस कर देता हूं, आप लोग यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जाके काम कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो एरियाज आपके बढ़ने लगे। आज हाउ मेनी सिटीज चाइना हैज, और दे आर वेरी वेल कनेक्टेड। फिर एक एडवांटेज आप देखिए कि कंसंट्रेशन हो रहा है। 50-60 किलोमीटर से सिटी के आसपास लोग सब्जियां बेचने आते हैं, दूध बेचने आते हैं। वही काम चाइना ने करा था कि उसने जितनी भी लोकल ट्रेन थी उसमें वेजिटेबल वेंडर्स और इन लोगों के लिए फ्री कोच रखा था। दे कैन कम फ्री, डिलीवर इट एंड गो बैक। तो कंसंट्रेशन भी नहीं होता था और डेवलपमेंट भी होता। तो हम लोगों को पब्लिक सेक्टर से हमने निकल के नुकसान देखा, उसी का फायदा शायद अब ट्रम्प को समझ में आ रहा है कि डिविडेंड लेके हम अपना काम कर पाएंगे, तो उनको भी मर्जी होती है गवर्नमेंट सपोर्ट करने की। आज अगर गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई करती है तो उसको एरिया मिलना आसान होता है, क्योंकि उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो करप्शन भी कम होता है। तो ऑब्वियस है कि वो जो नेहरू थियरी जो थी कि भाई प्राइवेट सेक्टर को आप बढ़ावा दो, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल इतना होना चाहिए कि भाई उससे ज्यादा भाव करके वो पब्लिक के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना करे। आज चाइना में भाव नहीं बढ़ रहा है, चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं चलती है कंपनी, तो इमीडिएटली बैंक्स कम इनटू एंड वो आपको अल्टरनेट एक बायर ढूंढ के दे देते हैं कि भाई ये चलाएगा। तो वेयर इज योर इन्वॉल्वमेंट? आप बैंक से, आपसे बैंक पूरा इंटरेस्ट लेती है, सर्विसेज क्या देती है? बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब तक आप हाइपोथिकेटेड हो, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज द बैंक, उसमें आपको कौन सी हेल्प करते हैं? तो ये सारे प्रोजेक्ट आरबीआई में सारे नॉर्म्स हैं। बैंकर्स आर एज गुड एज योर पार्टनर्स, उनको आपको हेल्प करना है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो आई थिंक हमको तो बेसिक ढांचा ही चेंज करना पड़ेगा।
आपको इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स खड़े करके करने पड़ेंगे जिसमें वन टाइम परमिशन होती है और आप काम कर सकते हो। लोग जबल अली, दुबई, आज इवन नाउ अफ्रीका, व्हाई दे आर गोइंग? क्योंकि वहां पे सिंगल विंडो ही होता है। हमने खुद 2024 में हम लोग जब एक शारजा में हम लोग एक लेने गए थे यूनिट डालने, तो हम लोगों को भी ताजुब लगा कि उन्होंने जिसको बोल दिया था उनका जो उनका ऑफिशियल इनका एक एजेंट होता है। एजेंट को हमने पैसे दिए, उसने हमको एक ही टाइप की 10 फाइलें बना दी और बोला ये एक एक काउंटर पे आपको देते जाना है, वहां की एप्लीकेबल फीस भर देना, वो आपको रिसिप्ट की स्टैम्प मार के दे देंगे। वी वर एस्टोनिश्ड कि जैसे ही हम लोग वो बल्दिया, वहां म्युनिसिपैलिटी को बल्दिया बोलते, बल्दिया से हम लोग जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने अरबी में लिखा हुआ एक लेटर हमको दे दिया। तो जो हमारे साथ जो ट्रांसलेटर था उसको मैंने पूछा कि भाई परमिशन कब आएगी? बोले साहब ये आपके हाथ में वही परमिशन है, ऑन द स्पॉट यू सबमिट द पेपर्स एंड गेट द परमिशन। बोला कल आप जाके अपने उसका पोजीशन ले लीजिएगा वहां पे मुदीर से और वो आपको काम करने देगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आवर अप्रोच, द वर्ल्ड्स अप्रोच। तो हम लोग यहाँ भांगे पुकारने के कि हम बोलने से तो नंबर 1 नहीं हो जाएंगे, हम लोगों को प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उसको उतारना पड़ेगा। जी। रशिया इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी कि एडवांस Su-57 फाइटर जेट्स बनाए जाएं, ऐसा कुछ कल डिफेंस मिनिस्ट्री का आया। रशिया हमेशा हमारी आपूर्ति करता रहा है डिफेंस इक्विपमेंट्स की। हम अमेरिका पे जब निर्भर हुए तो जी के इंजन आज तक, हमारे तेजस का MK2 अभी तक कमीशन नहीं हो पाया। 12 इंजन आने थे, दूसरा इंजन शायद पिछले महीने आया था, तीसरा कब आएगा हमें पता नहीं है। थ्रस्ट इंजन की टेक्नोलॉजी में हम लोगों को 10 साल पहले इस पे काम शुरू कर देना चाहिए था, या 20 साल पहले काम शुरू कर देना चाहिए था। आज हम अपने एयरफोर्स में सबसे ज्यादा कम स्क्वाड्रंस पर हैं। आपने देखा कि उसकी कमी महसूस हुई ऑपरेशन सिंदूर में भी। ये जो डिफेंस का क्षेत्र है, या आपने जब ट्रम्प की बात की माइनिंग के क्षेत्र में, माइनिंग में, क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग में चाइना ने दिखा दिया ट्रम्प को लाल आंख की, अगर तुम हम पे टैरिफ लगाओगे 120-130%, तुम्हें रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं मिलेंगे। तो शायद इसी से क्लू लेकर, क्योंकि ट्रम्प की तो राइट विंग गवर्नमेंट है, उनको सोशलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनियों में इन्वेस्टमेंट वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एकाधिकार मेंटेन कर सके उन कंपनियों पर, ताकि जो उनके एक्सपोर्ट्स पर भी उनका एकाधिकार हो, क्योंकि आज की डेट में बिजनेस इज द वेपन। बिजनेस इज द Yes. वेपन टू फाइट द डोमिनेंस। तो भारत आज की डेट में रक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे रह गया, और आप सपने बेच रहे हैं सेमीकंडक्टर के। जो चीजें पहले से मौजूद नहीं है उन पर काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आखिरी टिप्पणी। अब देखिए इनका जो अप्रोच था वो पहले ही से डेवलपमेंट से ज्यादा लोकल पॉलिटिक्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था। उनको ये एक सेक्शन अलग रखना था कि व्हाट आर वी डूइंग फॉर द डेवलपमेंट। आपके इंजीनियर्स अच्छे अच्छे, आपके अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस वो बाहर क्यों जा रहे हैं? कल आप देखिएगा 70 इयर्स का एक बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपर्ट साइंटिस्ट, ही चाइनीज, ही वाज इन अमेरिका फॉर सो मेनी इयर्स, वो छोड़ के वापस आया है। और वो बताया जाता है कि फ्लाइट में चढ़ने के बाद उसने अनाउंस किया कि नाउ आई एम गोइंग टू चाइना। उसको नहीं छोड़ने को ये लोग तैयार थे, और चाइना में उसको जीपिंग खुद रिसीव करने गए थे। दिस इज द क्रेडिट फॉर द पीपल हु आर ब्रेन। तो हमारे आदमियों के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे ब्रेन्स को यहाँ पे कल्टीवेट करना है। आपकी कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं, तो आपको बोलना चाहिए था कि भाई इतने लोगों को आपको प्रोक्योर करके रखना पड़ेगा, आपके इंस्टीट्यूट चालू करिए और इनको आप टीचिंग में रखिए। तो वो भी हम नहीं कर रहे हैं। तो न तो हमने एजुकेशन पे कोई ध्यान दिया, क्योंकि उसको भी हमने कॉमर्शियलाइज कर दिया। हेल्थ सेक्टर जो गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी आपने प्राइवेटाइज कर दिया। तो अभी एक एज ए सिटीजन मेरे को टैक्स देने के अलावा मेरे पास कोई ड्यूटी है ही नहीं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। आपने रेलवेज में आप देखिएगा तो रेलवेज बिल्कुल सस्ता इसलिए चल रहा था कि वो अपना कॉम्पेंसेट कर रहा था फ्रॉम द कार्गो कॉस्ट। और ये नियम था कि भाई नॉर्थ ईस्ट तक भी ट्रेनें खाली जाती थी, लेकिन वो क्योंकि गवर्नमेंट रेलवे थी तो वो चला रही थी। अभी आप धीरे से उसको आप प्राइवेटाइज कर रहे हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई भी लूज सेक्टर्स में जाएंगे। आज की तारीख में भी आप देखिएगा इतनी चिल्लाचिल्ली हुई है कि भाई जब ये प्रॉब्लम हुआ था पहलगाम का, तो दिल्ली से फ्लाइट में 30-30 हजार रुपया लोगों ने दिया है। मतलब ये अपॉर्चुनिस्ट कॉस्ट जो आपने प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी है। एयर इंडिया की फ्लाइट चलती होगी तो एडवांस बुकिंग में वही रेट पे आप पहले चलती जब तक गवर्नमेंट की फ्लाइट थी। अभी आपको मर्जी, जैसे ही आपको लगता है आपको इमरजेंसी लगी है तो आपने उसका 3 गुना 10 गुना भाव बढ़ा देते हैं। दिस इज नॉट वेरी वेल गोइंग विद द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आप ब्लैकमेल करके पैसा ले रहे हो तो दैट इज नॉट फिट इनटू द लीगल सेक्टर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जिन पे मालूम है कि एक ही फ्लाइट पर डे है, बाय रोड या बाय ट्रेन अप्रोचेबल नहीं है, तो उस रूट पे आप कभी भी 10,000 के नीचे आप टिकट नहीं ढूंढ पाते हो। हालांकि उसी फ्लाइंग टाइम में आपको अहमदाबाद दिल्ली या अहमदाबाद बॉम्बे या बॉम्बे दिल्ली आपको बहुत ही सस्ता मिल जाता है। तो दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप तो बोल रहे थे कि भाई जो स्लीपर पहन के चलता होगा उसको भी मैं प्लेन में बिठाऊंगा, तो ऐसे तो नहीं बैठ पाएगा। सो इफ योर पॉलिसीज, आपके कथनी और करनी में जब तक फर्क है, यू डोंट एक्सपेक्ट, तो वो सपने ही बेचेंगे और हम लोग सपनों में ही वोट देते चले जा रहे थे, और अब तो और भी जल्दी गड़बड़ है कि आप नहीं दे रहे हो वोट तो भी वो ले ही ले रहे हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी चेंज इनटू, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल ढांचा हमको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है पहले। जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, बिजनेस का असूल होता है कि मास कंजम्पशन ड्राइव्स प्रॉफिट, और अगर आप मास कंजम्पशन नहीं कराएंगे, प्रोडक्ट्स को टारगेटेड सब्सिडीज नहीं देंगे, तो भारत की इकोनॉमी प्रोडक्शन लिंक कभी नहीं बन सकती, क्योंकि हमारी कंजम्पशन डैम्पेंड है। अमेरिका हमारे बिल्कुल विपरीत है, अमेरिका कंजम्पशन लेड है। वहां कोई लोग पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, इंजीनियर्स हमारे ही जाके वहां काम करते हैं। तो जो हमारा ब्रेन ड्रेन अमेरिका में हो रहा है, अगर वही ब्रेन अगर हम यहाँ पे काम कर लें और उनकी इज्जत रखें और उनको एज अ यस, सोल्जर ऑफ इंडिया ट्रीट करें, तो भारत प्रगति के पथ पर आ सकता है। पर हमारी क्या है, हमारा तो एक तरीके से ईगो और हमारा जो इनफेलेबिलिटी है लीडरशिप की, वो देश के पॉलिटिक्स को और देश के इकोनॉमिक्स को, देश की इंडस्ट्री को खत्म कर रही है। चाइना से हमें लेसन लेना चाहिए कि क्लियर विनर ऑफ ऑल दीज जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इज चाइना, हुज पावर एंड इन्फ्लुएंस विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। बिकॉज आपने खुद ही बताया कि वो अपने काम करने वाले लोगों की ज्यादा इज्जत करते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को कहते हैं कि उनको इतना समृद्ध बना दो कि आपस का द्वेष ही खत्म हो जाए। भारत को भी शायद इसी दिशा में काम करना चाहिए। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।